ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं एंड दैट इज़ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927। नाउ बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ बड़े ध्यान से देखने वाली ये है, ध्यान से सुनना कि एक सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविज़न था, हाँ बिल्कुल, एक प्रोविज़न था सेक्शन 84, उसमें एक सेक्शन 84 था अकॉर्डिंग टू विच ये था कि हम 10 ईयर्स के बाद दोबारा से रिफॉर्म्स लाएंगे। 1919 यानी से 1929 में दोबारा से रिफॉर्म्स लाएंगे। जब भी रिफॉर्म्स आते थे तो पहले डायरेक्ट रिफॉर्म्स नहीं आते थे, पहले एक कमीशन बनती थी, ठीक है। तो वो कमीशन जो थी वो पहले सजेशंस देती थी, प्रपोजल्स देती थी, फिर जाके रिफॉर्म्स बनते थे, ठीक है। अब ये था कि टाइम चल रहा था 1927 का, ठीक है। तो 1929 में सेक्शन 84 के अकॉर्डिंग 1929 में एक न्यू कमीशन आनी थी इंडिया में, जिसने कि ये बताना था कि न्यू रिफॉर्म्स में क्या होगा, ठीक है। बट अब 1927 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे ये जो कमीशन थी ये 1929 की बजाय 1927 में ही आ गई, ठीक है। 2 साल एडवांस में ही ये कमीशन इंडिया में आ गई। वो क्या चीज़ें थी, पहले हम देखेंगे अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग वो चीज़ें क्या थी, फिर हम देखेंगे हमारे अकॉर्डिंग वो चीज़ें क्या थी, ठीक है। सो व्हाट वर दोज सिचुएशंस और व्हाट वर दोज सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग टू विच साइमन कमीशन केम टू इंडिया in 1927 rather than 1929. So according to Britishers those circumstances were this, ये अंग्रेज़ों के हिसाब से बता रहा हूँ, वो ये थी कि इंडिया में 1927 में वर्स्ट कम्यूनल राइट्स हुए थे, वर्स्ट कम्यूनल राइट्स RIOTS, ठीक है। एक सेकंड, तो इंडिया में 1927 में सबसे खतरनाक कम्युनल राइट्स हुए थे। तो एक और, तो अंग्रेज़ों ने तो सीधा ये कह दिया कि यहाँ पर कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, इसलिए हम जो है वो रिफॉर्म्स 2 साल पहले ही ला रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ की जो कमीशन आएगी, कमीशन इंडिया से नहीं आती थी, कमीशन आती थी बाहर से, इंग्लैंड से, तो उसमें लोग होते थे, वो लोग ऐसे वैसे आम जनता नहीं होती थी। जो उस कमीशन के मेंबर्स होते थे वो बहुत हाई फाई मेंबर्स होते थे, वो पार्लियामेंटेरियंस होते थे वहाँ की, या फिर वहाँ के इम्पोर्टेंट जज वगैरह होते थे, अच्छे लोग होते थे, इंटेलेक्चुअल। तो ये अंग्रेज़ उस कमीशन को ये दिखाना चाहते थे कि आओ इंडिया में और देखो क्या हालत है, ये कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, अब इन लोगों को हम कैसा कॉन्स्टिट्यूशन दें। तो आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ कि ये सर्कमस्टांसिस भी देख के बनाओ, और वो दिखाना चाहते थे उस कमीशन को कम्युनल राइट्स। अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग ये चीज़ भी है, और सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। बेसिकली अंग्रेज़ जो हमें दिखाना चाहते थे ना, अंग्रेज़ जो हमें दिखाना चाहते थे इंडियंस को, देखो इंडियंस ये बोल रहे थे कि जो 1919 के रिफॉर्म्स हैं ना वो फेलियर है। हमने पहले भी देखा है, हम तो यही कह रहे थे कि ये 1919 के रिफॉर्म्स फेलियर हैं, नए रिफॉर्म्स लाओ। तो अंग्रेज़ों ने हमें बोला कि देखो आप चाहते हो ना रिफॉर्म्स लाएं, तो हम 2 साल पहले ही ला रहे हैं। हमें उन्होंने ये कह के खुश कर दिया, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर रहे थे, वो कमीशन को ये दिखाना चाहते थे, साइमन कमीशन को, कि देखो यहाँ पर क्या कम्युनल राइट्स चल रहे हैं, और आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करो कि जिसमें हिंदू मुस्लिम का भी ध्यान रखा जाए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि यहाँ पर डेमोक्रेसी कैसे बनेगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना जाए कि पाकिस्तान ना कहीं बनाना पड़े,
कहीं टू नेशन थ्योरी सच ना हो जाए, वो भी आप देख लो, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ को कौन देख सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट हो, ये उनको दिखाना चाहते थे। तो हमें वो कुछ दिखा रहे थे, एक्चुअल में वो कुछ कर रहे थे, समझ गए ना। हमें वो ये दिखा रहे थे कि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, 2 साल पहले ही कमीशन ला रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि हमारे लिए अच्छा करे। एक्चुअल में उनकी इंटेंशन ये थी कि साइमन कमीशन को ये इंडिया के हालात दिखाएं जिसके तहत वो कम्युनल राइट्स दिखाना चाहते थे, ठीक है। एक और बात भी थी, वो ये था कि इंग्लैंड के अंदर इलेक्शंस ड्यू थे 1929 में। 1929 में इंग्लैंड में इलेक्शंस ड्यू थे, और वहाँ पर 2 तरह की गवर्नमेंट होती है इंग्लैंड में, आज भी और तब भी। एक है वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी है वहाँ पे लेबर पार्टी। अब हमेशा से ही, तब से लेकर अब तक, कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो इंडिया के तरफ थोड़ी स्ट्रिक्ट है, और लेबर पार्टी इंडिया की तरफ थोड़ी सॉफ्ट है। जब हमें आज़ादी मिली तब वहाँ पे लेबर पार्टी ही थी, है ना। हाँ बिल्कुल। तो कंजर्वेटिव पार्टी जब जब इंग्लैंड में आती थी तब तक जो गवर्नर जनरल होता था यहाँ का या वाइस रॉय, वो यहाँ पर सख्त कानून लेके आता था। लेकिन जब जब वहाँ पे लेबर पार्टी होती थी तब तब यहाँ पर अच्छे कानून आते थे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर टाइम पे वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी रही है, ये भी मैं बता दूँ। अब भी वहाँ पे ज़्यादातर कंजर्वेटिव पार्टी रहती है, लेबर पार्टी वहाँ पे कम आती है, ठीक है। लेबर पार्टी वहाँ पे कम आती है, ठीक है। तो 1929 में वहाँ पर इलेक्शंस ड्यू थे। अब कंजर्वेटिव पार्टी को कभी कभी ऐसा लगता था कि यार सिचुएशन, कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी को खुद पता चल जाती है कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा। उसको ये लगता था कि मैं 29 में हार जाऊंगा, तो यहाँ पर आ जाएगी लेबर पार्टी 29 में। अगर लेबर पार्टी आई तो हमें उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था कि हम 29 में जो कमीशन लेकर आएंगे वो लानी थी हमें। तो उन्होंने कहा कि अगर लेबर पार्टी ने कमीशन बिठाई तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा सही बना देंगे ये। इसलिए उन्होंने 2 साल पहले कमीशन लाई कि हम ही कमीशन बना देते हैं, तो हमारी बनाई हुई कमीशन 1929 तक ऑलरेडी ऑलमोस्ट 90% काम कर देगी, है ना। इसलिए वो ये काम अपने सामने कराना चाहते थे, समझ गए मेरी बात, ये चक्कर था, ठीक है। तो ये सारी बैकग्राउंड थी साइमन कमीशन कब कैसे आई, ठीक है। रीज़न क्या थे 2 साल पहले आने के, ठीक है। और क्यों आई, क्योंकि इसने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। ये कॉन्स्टिट्यूशन बाद में GOI एक्ट 1935 के रूप में सामने आया, जो आज का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। यानी कि आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो साइमन कमीशन ने ही तैयार किया है बेसिकली। अब हमने साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट क्यों किया, क्योंकि हम तो चाहते थे कमीशन आए, लेकिन हमने जब आई तो फिर प्रोटेस्ट क्यों किया। हमने प्रोटेस्ट इसलिए किया क्योंकि उसमें इंडियन मेंबर एक भी नहीं था। इट वाज ऑल वाइट कमीशन, सारे लोग वाइट थे। उसमें 7 मेंबर थे जिसका हेड था साइमन, 7 मेंबर थे टोटल, सारे के सारे अंग्रेज़ थे, इंडियन कोई नहीं था। अब ये नेहरू शहरू सोचते थे हम भी उसके मेंबर बनने आए, है ना। तो लेकिन इनको किसी को नहीं बनाया उन्होंने, इसलिए हमने उसका विरोध किया था। दूसरी, अब हाँ अगर हम फाइंडिंग्स की बात करेंगे तो फाइंडिंग्स कुछ इस तरह की थी। साइमन कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि इंडिया के अंदर यूनिटरी सिस्टम नहीं चल सकता। पहली बार किसी कमीशन ने ये बात कही थी कि इंडिया के अंदर यूनिटरी सिस्टम सक्सेसफुल नहीं है। अब यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, 2 तरह के सिस्टम होते हैं वर्ल्ड में, यूनिटरी एंड फेडरल। यूनिटरी होता है जहाँ पे पूरी की पूरी पावर सेंटर के पास हो और स्टेट के पास कोई पावर ना हो, इसको बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। अब तक इंडिया में 1927 से पहले यूनिटरी सिस्टम ही चल रहा था, स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं थी। सर हम यूनिटरी को मोनार्की बोल सकते हैं? नहीं, मोनार्की हो गया राजा वाला सिस्टम, वो नहीं बोल सकते। यूनिटरी फेडरल टर्म्स यूज़ करी जाती है डेमोक्रेसी में, वो डेमोक्रेसी में करी जाती है, ठीक है। हाँ स्टेट को तो फेडरल आ जाएगा ना। हाँ वही कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए
पहले 1927 से पहले हमेशा अंग्रेज़ों के टाइम पे हमारे यूनिटरी सिस्टम था, सारा कुछ सेंटर से आता था, सेंटर से ही सारा कुछ होता था, ठीक है। तो इन्होंने साइमन कमीशन ने फेडरल का वर्ड भी यूज़ नहीं किया, इन्होंने कहा कि इंडिया के लिए यूनिटरी सिस्टम कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इंडिया के अंदर सिस्टम कौन सा चलेगा, इंडिया के अंदर आपको स्टेट्स को पावर देनी पड़ेगी, स्टेट्स को पावर देनी पड़ेगी, लेकिन साथ में ये भी बोला स्टेट्स को पावर देनी भी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल सेंटर का रहना चाहिए। तो बड़े इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स इसने बोले साइमन कमीशन ने। नंबर 1 कि सेंटर शुड हैव स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द स्टेट्स, ओवरऑल कंट्रोल शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, वो आज भी है। नंबर 2 पॉइंट ये बोला कि स्टेट्स को भी पावर देनी पड़ेगी, मतलब स्टेट्स किससे सीखेगी, सेंटर से। स्टेट्स किससे सीखेगी, सेंटर से। ये 2 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी साइमन कमीशन की, और आज भी वही चल रहा है। यानी कि 1927 की फाइंडिंग्स आज 2022 तक वैसा ही देश चल रहा है, हमने कोई चेंज नहीं लाई। अब हमने चेंज क्यों नहीं लाई, अगर आपसे कोई पूछ ले तो उसका आंसर आप लोग क्या दोगे? सर क्या कि यूनिटरी हमने क्यों नहीं रखा? यूनिटरी हमने क्यों नहीं रखा, या हमने पूरा फेडरल क्यों नहीं बनाया? हमारा पूरा फेडरल नहीं ना है, हमारा है क्वासी फेडरल है ना, हमारा क्वासी फेडरल है, यस। क्योंकि फेडरल में क्या होता है ना, फेडरल वर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, जैसे यस, यूएसए एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स है ना, And center. टू फॉर्म वन नेशन। यस मैम। हाँ, तो उनका जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव वाला है। सर, लेकिन हमने इसको ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, हमने सर, इसको ईज ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से हमने इसको फेडरल रखा है। बट व्हाट आई एम आस्किंग इज दिस कि हमने इसको फेडरल क्यों नहीं बनाया, मतलब जैसा साइमन कमीशन ने मॉडल दिया हमने वैसा ही मॉडल एक्सेप्ट कर सर, लिया। इसके हम साथ- ये भी कर सकते थे कि सारी प्रिंसली स्टेट्स को बोलते कि एक एग्रीमेंट साइन कर लो और फेडरल कंप्लीटली बना लो, है ना। तो वैसा भी हम कर सकते थे, मतलब एग्रीमेंट साइन भी करा सकते थे। हालांकि नेचुरल फेडरेशन नहीं है हमारा, क्योंकि सारी स्टेट्स को हमने जबरदस्ती डाला है बीच में। स्टेट्स अपनी मर्जी से नहीं आई हैं, स्टेट्स को इंडिपेंडेंस चाहती थी। सर क्योंकि ना जो यूएसए वाली स्टेट्स थी ना उनका क्लियर कट डिमार्केशन था, बट हमारे यहाँ क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, बिल्कुल, है ना, जियोग्राफिकल है ना कल्चरल ना रिलीजन। यस। तो उस तरह से यूएसए का ये था कि वो अलग-अलग स्टेट्स थी और वो चाहती थी कि हम एक नेशन बन जाए। और इंडिया पहले से था। इंडिया पहले से था, ये चाहते थे हम अलग हो जाएं, है ना। इंडिया ये उल्टा सिस्टम था। बट क्वेश्चन ये है कि चलो हमारा नेचुरल फेडरलिज्म नहीं आ सकता था, बट क्वेश्चन ये है, मैं जो पूछ रहा हूँ वो ये कि जैसा साइमन कमीशन ने मॉडल दिया हमने वैसे का वैसा ही रखा है आज तक, हमने कोई भी चेंज नहीं लाया। या तो हम यूनिटरी पूरा ही बना देते जैसे फ्रांस में है, या तो हम टोटल फेडरल बना देते हैं जैसे यूएसए में है, लेकिन हमने वो मॉडल रखा जो कनाडा में है ना, कैनेडियन मॉडल के ऊपर बेस्ड है हमारा वाला, ठीक है ना, कि फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस हमने कैनेडियन मॉडल के ऊपर रखा है। तो ऐसा हमने क्यों किया? सर क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है सर, डबल सिटीजनशिप, डबल कोड। ठीक है, सर और इंडिया की जो सारी स्टेट्स है ना वो उतनी भी डेवलप या अपडेट नहीं है कि वो Yes. अपने हिसाब से रेगुलेट कर सके। यस नहीं, बट मेरा क्वेश्चन फिर से वही है कि ठीक है आपकी बात बिल्कुल सही है, डिट्टो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हम कोई तो चेंज ला सकते थे थोड़ी बहुत। यानी कि कहने का मतलब फिर ये है कि जो साइमन कमीशन कह रही थी वो सही था। सर उस हिसाब से तो हमारी उनकी यूएसए वालों की तो चलो जितनी 50 स्टेट्स है तो हमारी तो 550 प्रिंसली स्टेट्स थी, तो हम बहुत ज़्यादा वो माइन्यूट करके रह जाते हैं। मतलब जो साइमन कमीशन कह रही थी वो सही कह रही थी ना, जो उसने कहा वो आज भी सच है, वो आज भी हमने वैसा ही मॉडल रखा हुआ है ना, वो सही था, है ना, यही कह रहे हो ना आप। यानी कि वो डिट्टो था, वो सही था, वो हमने कैरी ऑन किया है, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो साइमन कमीशन की फाइंडिंग्स थी वो हमने कैरी ऑन क्यों की, मेरा क्वेश्चन ये था। तो कैरी ऑन हमने इसलिए की क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो साइमन कमीशन ने जो फाइंडिंग्स दी, जो प्रपोजल्स दिए, वो उनको 200 ईयर्स के एक्सपीरियंस से आया, ठीक है। तो साइमन कमीशन भी ऐसा नहीं था कि वो आई और उसने फाइंडिंग्स दे दी, नो।
साइमन कमीशन ने भी पहले रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट्स जितने भी थे सारे पहले स्टडी किए। जितना हमारा उस टाइम एग्जिस्टिंग कानून थे, उस टाइम जो एग्जिस्टिंग हमारा लॉ चल रहा था, उस टाइम जो एग्जिस्टिंग हमारे सर्कमस्टांसिस चल रहे थे इंडिया में, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, वो सारा उसने पहले स्टडी किया, क्योंकि 2-3 साल लगाया उसने भी फाइंडिंग्स देने में। ठीक है, सारा स्टडी किया, उसके बाद फाइंडिंग दी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 इयर्स में उसने काम किया, वो उसने 200 ईयर्स का पिछला रिकॉर्ड पहले स्टडी किया और फिर प्रपोजल्स दिए। ठीक है ना, तो 200 ईयर्स की मेहनत पहले उसने रिकॉर्ड को स्टडी किया, फिर उसने प्रपोजल्स दिए। अब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 47 में। ठीक है, तो 47 में तो इंडिया का एक्सपीरियंस कितना था? इंडिया का एक्सपीरियंस कितना था? 47 के हिसाब से चले तो 0 था, लेकिन अगर अंग्रेज़ों वाला मिला दें तो फिर 300 साल के आसपास या 250 साल के आसपास बन जाता है ना। या फिर अगर साइमन कमीशन से स्टार्ट करें तो 27 से 47 यानी 37, 47, 20 साल, तो 20 साल का एक्सपीरियंस हमें ये वाला हो गया है ना। तो हमने ये सोचा कि चलो 20 साल का एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेते हैं। साइमन कमीशन बेवकूफ़ तो होगी नहीं, उसने भी सारा स्टडी करके ही अपना फ़ैसला दिया होगा, और उसने भी 200 ईयर्स का स्टडी करके दिया था। इसलिए हमने अंग्रेज़ों के एक्सपीरियंस को अपना लिया, यानी कि हमने ये कहा कि उनको एक्सपीरियंस है हमारा देश संभालने का, हमारा देश संभालने का एक्सपीरियंस अंग्रेज़ों को है। तो अगर उन्होंने कोई फाइंडिंग दी है हमारे देश की मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो उनको हमसे ज़्यादा पता है, उनको हमसे ज़्यादा पता है। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू को नहीं पता था, उस टाइम वहाँ पे गवर्नर जनरल को ज़्यादा पता था जवाहरलाल नेहरू से। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने अभी पावर सीट पे बैठा नहीं था, वो सिर्फ दूर से देख रहा था। गांधी भी दूर से देख रहा था, बट एक्चुअल पावर पोजीशन में कौन थे? वाइस रॉय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये जब बंदा पावर पे बैठता है ना, पावर पोजीशन पे, फिर उसको सही चीज़ों का पता चलता है। दूर से तो कहना बड़ा इजी होता है ना। अब पंजाब की इलेक्शन आप देख लो, 2 महीने पहले आम आदमी पार्टी आई, अब वहाँ पे वो सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई। अब आम आदमी पार्टी को पता चल रहा है ना कि पंजाब की क्या सिचुएशन है। पहले तो वो बड़ी बातें करते होंगे ना कि हम आएंगे तो हम ये ऐसा कर देंगे, हम आएंगे तो हम वैसा कर देंगे, लेकिन अब पता चल रहा है ना कि सिचुएशन कैसे करवट लेती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब बंदा सीट पर, पावर सीट पर बैठता है, तब उसको सही पता चलता है पावर को एक्सरसाइज कैसे करना है। दूर से आप बैठ के एज्यूम कर सकते हो कि हाँ जी नहीं नहीं नहीं, इसने गलत किया, ये ऐसा कर सकता था, उसने गलत किया, ये ऐसा कर सकता था। लेकिन जब आप खुद वहाँ पे बैठोगे ना, फिर मे बी आप भी वही करोगे जो वो कर रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए हमने अंग्रेज़ों के एक्सपीरियंस को ठीक समझा और उसी को ही कंटिन्यू करना ठीक समझा, रादर दैन कि हम ये करते कि नहीं जी इंडिया में पार्लियामेंट सिस्टम नहीं रखेंगे, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं रखेंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट करते हैं, है ना। या फिर हम ये करते कि जितने भी कानून है सब वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक दो और हम नया कानून स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। चलो हम अपनी स्टडी टीम भेजते हैं फ्रांस में, हम फ्रांस वाला सिस्टम लाते हैं, हम स्कैंडिनेविया वाला सिस्टम लाते हैं, हम लैटिन अमेरिका वाला सिस्टम लाते हैं, या हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ले आते हैं। ठीक है। या फिर हम सब छोड़ के रशिया वाला सिस्टम लाते हैं या चाइना वाला ही ले आते हैं। लेकिन हमने कोई नहीं लाया, हमने बेस्ट क्या किया, अंग्रेज़ों वाला ही कंटिन्यू करने दिया। ठीक है। इनफैक्ट फैक्ट ये है कि आज भी अगर हमें कभी प्रॉब्लम आती है ना, कभी टाइट सिचुएशन फेस करनी पड़ती है ना, हमें कभी इमरजेंसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है ना, तो आज भी हम यूके वालों से पूछते हैं, आज भी हम उनसे पूछते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में गोल्डन टेम्पल में, तो ये बाद में खबर आई थी कि क्योंकि वो ब्रिटेन में एक रूल है कि 25 साल के बाद वो सारे अपने सीक्रेट लॉज को ओपन कर देते हैं। ठीक है। इंडिया में ऐसा रूल नहीं है अभी। वहाँ पे ये है कि 25 साल तक उसको सीक्रेट रखो डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद ओपन कर दो पब्लिक के लिए, क्योंकि 25 साल तक बात पुरानी हो जाती है, लोग मर जाते हैं, उसके बाद ओपन कर दो। इंडिया में अभी तक ये कानून नहीं आया, तो उन्होंने अपने हिसाब से 1984 वाली बातें जो थी वो ओपन खोल दी। उसमें इंडिया फंस गया। इंडिया ने वहाँ से सलाह ली हुई थी
कि 84 में हम इन्होंने क्या किया था, आर्मी लगा दी थी गोल्डन टेम्पल में। तब जब इन्होंने उसने बात ओपन की तो हम यहाँ पे न्यूज़पेपर्स में आ गया कि हमने यूके की सलाह ली थी, ठीक है। तो फिर हमारे ओपोजिशन वाले कहने लगे कि आप तो कहते हो हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट कंट्री हो फिर आप यूके से जाके सलाह क्यों लेते हो कि हम इस सिचुएशन को कैसे फेस करें। अब इन्होंने उस सिचुएशन को फेस करने के लिए यूके की सलाह क्यों ली, क्योंकि यूके को पंजाब को कैसे डील करना है वो ज़्यादा अच्छा पता है, क्योंकि हमारे लिए हम तो फर्स्ट टाइम डील कर रहे हैं ना पंजाब से, वो तो कर चुके हैं 200 साल, उनको ज़्यादा पता ना हमारे से। अब अगर आप बोलोगे कि सर वो लोग तो मर गए होंगे जो 200 साल पहले थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो पड़े हैं ना उधर, डॉक्यूमेंट्स तो ज़िंदा है ना, अभी भी डॉक्यूमेंट्स ज़िंदा हैं कि लाहौर में कौन सी जेल में ये कैद थे ये भगत सिंह और सारे, तो एफआईआर की कॉपी भी पड़ी हुई है कि कौन सी एफआईआर के तहत ये एफआईआर नंबर भी है, डॉक्यूमेंट सारे मौजूद है पाकिस्तान में। तो इसलिए अगर लोग मर जाते हैं डॉक्यूमेंट्स तो मौजूद है ना वो वाले, इसलिए हम वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये था। अब हम स्टार्ट करते हैं 1920, आप लिख लो 1927 टू 1929 साइमन कमीशन रिपोर्ट। साइमन कमीशन लिख लो बस। तो इसमें लिखिए वाई साइमन कमीशन वाज सेट अप, सेंट नहीं, वाज सेट अप। वाई साइमन कमीशन वाज सेट अप। तो आप लिखिए अंडर सेक्शन 84 of the GOI Act 1919 a statutory commission was to be appointed in 1929 to inquire into the system of government comma the growth of education and development of representative institutions in British India and to report inverted commas begin as to whether and to what extent it is desirable to establish the principle of responsible government in India full stop. The British government virtually recognized the failure of reforms of 1919
by appointing the all-white Simon Commission in November 1927. By appointing the all-white Simon Commission in November 1927, 2 years before such a commission was due. Full stop. Next para. It consisted of 7 members of the British Parliament. With Sir Simon as its chairman. Full stop. Next para. The government claimed that it anticipated the setting up of the commission as a concession to the Indian demand for an early revision of the कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि हमने देखा कि इन्होंने इसलिए कमीशन पहले बुलाई कि रिवीजन जल्दी हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट पैरा। 2 other explanations are offered। Which are not so laudable, laudable. Number 1, India had gone through the worst communal rights in 1927 and the government desired the commission to form a poor impression of the Indian social and political situation. Number 2, general elections were due in England in 1929. Full stop. The Conservative government of Lord Birkenhead, Birkenhead, feared that
feared that the Labour Party would come into power in the next general elections in England, and a commission appointed by Labour government might not safeguard the imperial interests to the same extent as the कंजर्वेटिव्स। ठीक है, कंजर्वेटिव्स। तो ये था बैकग्राउंड कि साइमन कमीशन आई क्यों इंडिया, सारे एस्पेक्ट उसके हमने लिखवा दिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। साइमन कमीशन रिपोर्ट, some of the important points were number 1, a strong and stable government at the center was necessary while the provincial councils were learning by experience to bear the full weight of new and heavy responsibilities. Point number 2, the existing unitary type of government was unsuitable for India. Burma was to be separated. Third point, Burma was to be separated from India. बाकी पॉइंट्स के नोट्स में देख लो, मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। बर्मा वाज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड सिंध फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सर ये सिंध किधर से वाला रीजन है? हाँ, सिंध फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। थर्ड, एक और पॉइंट है, फ्रेंचाइज शुड बी एनलार्ज्ड and franchise should be expanded and legislature enlarged.
यानी कि ज़्यादा लोग वोट डाल सकें। सर अगर लेबर पार्टी इतनी अच्छी थी तो सर जब वो पावर में आती थी तो सर वो उसने इंडिया को फ्री क्यों नहीं दिया? बट क्योंकि वो भी फ्री नहीं ना कर सकते थे, वो जितना रिलैक्सेशन दे सकते थे। फ्री करके तो उनको बिल्कुल लग नहीं आ सकता फ्री तो फिर एंड में इन्होंने तब किया जब अमेरिका का प्रेशर बढ़ा। बड़ा कुछ देखना पड़ता है। हालांकि लेबर पार्टी के कुछ उसूल थे। लेबर पार्टी कहती थी कि कॉलोनिज़म ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा वो इस टाइप का थिंकिंग थी उसकी। बाकी जो था इम्पीरियलिज्म में ज़्यादा बिलीव करती थी कंजर्वेटिव पार्टी, है ना। डायआर्की, नेक्स्ट पॉइंट, डायआर्की वाज इनहेरेंटली डिफेक्टिव। डायआर्की was inherently defective and needed to be scrapped. बाकी पॉइंट्स नोट्स में देख लेना, ये इतना ही है। तो जब साइमन कमीशन को हमने लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, जब हमने इसको रिजेक्ट कर दिया तो अंग्रेज़ों ने हमें एक चैलेंज थ्रो किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद नहीं आई तो आप खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्रा करो। तो फिर मोतीलाल नेहरू ने कहा ठीक है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और हम लोग इसको खुद ड्रा करेंगे। फिर उसने नेहरू कमेटी रिपोर्ट दी, ठीक है। तो नेहरू कमेटी रिपोर्ट आप खुद कर लेना, वो नोट्स में से समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन वो नेहरू कमेटी रिपोर्ट जो इसने दी वो भी सबको पसंद नहीं आई, वो भी मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दी, ठीक है। तो इसलिए जब अंग्रेज़ों ने देखा कि देखो आपने खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हाँ अंग्रेज़ों ने कहा था कि अगर अपना खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, अगर वो सारी पार्टीज़ को एक्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम्स को भी, सारी कम्युनिटीज़ को एक्सेप्ट होना चाहिए, फिर हम आपका वो इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे। लेकिन वो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, तो इसलिए वही भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यानी कि वही बात हुई ना कि पावर में जब मोतीलाल नेहरू को पावर दी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वैसा बनाओ जो सबको एक्सेप्टेबल हो, है ना। तो फिर उसने वो बनाया, वो मुस्लिम को ही रिजेक्ट हो गया मुस्लिम से, तो यानी कि वो अच्छा नहीं ना बना। तो फिर जब आपने खुद ही अच्छा नहीं बनाया तो फिर हम क्या बनाएंगे। तो फिर जो उन्होंने बनाया था वो फिर हमसे तो अच्छा ही था, ठीक है। हालांकि उसको भी रिजेक्ट किया लोगों ने, लेकिन मोती नेहरू रिपोर्ट को तो टोटली रिजेक्ट कर दिया अंग्रेज़ों वाला, फिर बाकियों ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो ये दिक्कत थी उस टाइम पर। सर इसमें जिन्नास ने 16 पॉइंट्स भी दिए थे ना? हाँ उसने भी दिए थे 16 पॉइंट्स। आज इतना ही रखते हैं फिर हम। अब आप टेस्ट दे दो इकॉनमी का, ठीक है। तो हम फिर मंडे को आगे बढ़ते हैं। एक दिन मंडे को टेस्ट नहीं ले रहे सर नेक्स्ट वीक ले लो सर, अच्छे Next से। week? ये सर प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, मतलब ठीक है। इकोनॉमी करनी था तो सर। हाँ फिर वो मैं भी सोचा था बीच में ही रखते हैं मंडे को लेंगे।
ये अगले Monday। नेक्स्ट मंडे को Yes, ठीक sir। है तब तक अच्छे से preparation सिलेबस हो पूरा जाएगा। खत्म हो जाए ना Yes, sir। 47 तक पहुंच जाएंगे फिर इकट्ठे ले लेता हूँ यस ठीक है बता देना सबको ये नहीं हो कि टेस्ट रेट हो चुके हैं आई ना हो ठीक इसमें सर ये 1857 से पहले वाला नहीं पढ़ना है सर ये नहीं